All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, in our previous two classes, actually, we introduced the concept of accrued and prepaids, accrual and prepayments. हमने पिछली दो क्लासेस से accrued and prepaid के कंटेंट को बहुत thoroughly अंडरस्टैंड किया, इंट्रोड्यूस किया था. हमने accrued and prepaid के टॉपिक को ओवर हेयर हमने ये बहुत डिटेल में सारी चीजें accrued and prepaid से रिगार्डिंग अंडरस्टैंड की थी, अटैम्प्ट की थी. उसके बाद हमने अक्रूड एंड प्रीपेड की ये समरी देखी थी. सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं कि अक्रूड क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है, एक्सपेंस में अक्रूड और प्रीपेड क्या होता है, इनकम में अक्रूड प्रीपेड क्या होता है. उसके बाद हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट किया था. हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट किया था. बहुत डिटेल में इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन को हमने देखा था कि सर यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास जो अक्रूड प्रीपेड है वो एक्चुअली क्या है. सारी चीजें होने के बाद हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट किया था. बहुत सिंपल था क्वेश्चन नंबर 5, कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं थी हमें. फिर हमने ये क्वेश्चन नंबर 5.1 इसको इस रीड आउट किया था, अंडरस्टैंड किया था क्या है. इसकी एक इंफॉर्मेशन को मुझे पढ़ाना है, इसकी एक इंफॉर्मेशन पे मुझे बात करनी है. तो मैं आज आपके सामने, क्योंकि हम इस क्लास में, आज की क्लास में 5.1 और 5.2 दोनों अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, तो मैं जरा 5.1 को एक दफा रिव्यू कर लूं, रिव्यू करा दूं. जो चार इंफॉर्मेशन है 1, 2, 4 और 5, उसको एक दफा रिव्यू करते हैं. फिर चलते हैं इंफॉर्मेशन नंबर 3 पे, जो कि सबसे ज्यादा क्रूशल, क्रिटिकल और प्रॉब्लमैटिक इंफॉर्मेशन होती है, स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रही होती. वो क्या लिखा हुआ है, बोलना क्या चाह रहा है, तो उसको समझेंगे. और फिर 5.1 अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद 5.2 अटैम्प्ट करेंगे. एक दफा 5.1 अटैम्प्ट हो गया और आपको इंफॉर्मेशन नंबर 3 समझ आ गई ना, आपको इंफॉर्मेशन नंबर 3 एक दफा समझ आ गई, तो सर फिर 5.2 की भी सारी इंफॉर्मेशन बहुत आसान हो जाएंगी. वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग के एग्जामिनर क्या बताना चाह रहा है. चलें 5.1 को अगर देखें, सवाल में हमारे पास रेवेन्यू है, परचेजेस है, रिटर्न आउटवर्ड्स है. ठीक हो गया. रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न है. फिर वेजेस एंड सैलरीज हैं, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस हैं, कमीशन इनकम है, रेंट एक्सपेंस है, बैंक लोन है 30,000 जिस पर 6% इंटरेस्ट रेट है. और इस इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है 1800. ऑब्वियसली 30,000 इंटू 6% दैट मेक्स 1800 ऑफ इंटरेस्ट रेट. तो 1800 हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया, 1800 हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया. 1800 के बाद नीचे कह रहा है बैंक इंटरेस्ट पे 1200. इसका मतलब अब तक 1200 का इंटरेस्ट पे कर चुके हैं. एज ऑफ राइट नाउ इंटरेस्ट जो पे कर चुके हैं वो 1200 पे कर चुके हैं, जबकि पे करना था 1800. पे करना था 1800, पे कर दिया है 1200. 600 अभी भी पे करना बाकी है. ये कैसे पता चला सर? क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस बन रहा था 1800, इंटरेस्ट एक्सपेंस बन रहा था 1800. और 1800 हमने कैसे निकाला? लोन मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट, लोन मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट. तो 30,000 लोन, उस पर 6% इंटरेस्ट रेट, तो बनता है 1800 इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर. पूरे साल का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा बनता है वो बनता है 1800 का. अब 1800 में से 1200 हम पे कर चुके हैं, 1200 हम पे कर चुके हैं, 600 अभी भी पे करना बाकी है. तो ये 600 अक्रूड है, अदर पेबल्स में जाएगा. इसके बाद सर ओपनिंग इन्वेंट्री है, हीट एंड लाइट है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कैश एट बैंक डेबिट पे लिखा हुआ है, एसेट है. फिर ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स है. उसके बाद कैपिटल है, ड्राइंग्स हैं, दो नॉन करंट एसेट है, मोटर व्हीकल और फिक्सचर एंड फिटिंग्स. ये तो बहुत सिंपल ट्रायल बैलेंस है. अपार्ट फ्रॉम दिस 6% इंटरेस्ट रेट, अपार्ट फ्रॉम दिस 6% इंटरेस्ट रेट, नथिंग इज न्यू. आपके लिए कुछ भी नया नहीं है, इसमें से आपके लिए कुछ भी नया नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दिस 6% इंटरेस्ट रेट. आगे चलते हैं. फिर एग्जामिनर हमें कह रहा है 26 सितंबर को ओनर ने कुछ गुड्स निकाले हैं, कुछ गुड्स खरीदे हैं. ओनर ने कुछ गुड्स खरीदे हैं $3,000 के, कैश पे गुड्स खरीदे हैं. तो इसका मतलब परचेजेस की हैं, इसका मतलब परचेजेस की हैं, राइट. परचेजेस बढ़ रही हैं,
परचेजेस डेबिट, और ओनर ने ये गुड्स खरीदे कैश के अगेंस्ट, ओनर ने ये गुड्स खरीदे कैश के अगेंस्ट, तो कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, तो परचेजेस बढ़ रही हैं, परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। तो परचेजेस में हम ये 3000 ऐड करेंगे और कैश में से ये 3000 माइनस करेंगे। इंफॉर्मेशन नंबर 1 एडजस्ट हो गई। इंफॉर्मेशन नंबर 2 क्लोजिंग इन्वेंट्री है, वो हमारे लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, डन हो गया। आइए इंफॉर्मेशन नंबर 4 को पहले पढ़ते हैं, 4 और 5 को, फिर जाएंगे इंफॉर्मेशन नंबर 3 के ऊपर। तो इंफॉर्मेशन नंबर 4 पे क्या कह रहा है, कह रहा है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अक्रूड 1100, कह रहा है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अक्रूड 1100। इसका मतलब अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है सर वो अभी पे करना बाकी है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे करना बाकी है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे कर चुके हैं 7100, ये पे कर चुके हैं, ये ऑलरेडी पेड है। 1100 अभी और पे करना बाकी है, अक्रूड एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस, क्योंकि पे करना बाकी है तो एक्सपेंस भी है और अदर पेबल भी है, तो ये 1100 हम ऐड करेंगे क्योंकि एक्सपेंस है और अदर पेबल में लेके जाएंगे। आखिरी में कह रहा है कमीशन रिसीवेबल of 2500 was outstanding, आउटस्टैंडिंग। एग्जामिनर कह रहे हैं जो भी कमीशन आपको मिला है अभी 2500 मिलना और बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है अक्रूड, एरियर्स, ओइंग, ये सब इसके ऑल्टरनेटिव नाम है। आउटस्टैंडिंग के 3 और नाम है हमारे पास, अक्रूड, ओइंग, एरियर्स। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा ये चारों नाम एक ही बात करते हैं, एरियर्स, ओइंग, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग। सर ये चारों नाम एक ही बात करते हैं कि ये अभी अमाउंट मिलना बाकी है। तो आप ये देखें जरा गौर से, कमीशन 12,500 ऑलरेडी मिल चुका है, कमीशन 12,500 ऑलरेडी मिल चुका है और अभी 2500 मिलना बाकी है, अक्रूड। क्योंकि मिलना बाकी है तो इनकम भी है और अदर रिसीवेबल्स भी है, इनकम भी है, अदर रिसीवेबल्स भी है, तो ऐड करेंगे इनकम में और अदर रिसीवेबल्स में भी लिखेंगे। सो इंफॉर्मेशन नंबर 1, 2, 4 और 5 ये तो पहले भी हमारे लिए बहुत क्लियर थी, ये तो सर पहले भी हमारे लिए बहुत क्लियर थी। अब चलते हैं जरा इंफॉर्मेशन नंबर 3 पर, ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है और अक्रूड प्रीपेड के टॉपिक में यही इंफॉर्मेशन, ऐसी ऐसी सिमिलर इंफॉर्मेशन तंग करती है स्टूडेंट को। आप जरा अगर गौर से इंफॉर्मेशन नंबर 4 को देखो तो एग्जामिनर ने कितना आसानी से आपको ये समझा दिया कि यार अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस अक्रूड है 1100, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस अक्रूड है 1100। एग्जामिनर ने कितने आसानी से आपको समझा दिया, खुद एग्जामिनर यहां बता रहा है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस अक्रूड है। और आखिरी इंफॉर्मेशन में कह रहा है कमीशन रिसीवेबल अभी आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी ये भी अक्रूड है, मिलना बाकी है, ये भी अक्रूड है, मिलना बाकी है। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। तो अब आप गौर से देखें, फोकस कीजिएगा इस बात पे कि इंफॉर्मेशन नंबर 3 पे, इंफॉर्मेशन नंबर 3 में एग्जामिनर ने, इंफॉर्मेशन नंबर 3 में एग्जामिनर ने हमें कहीं पे भी ये नहीं बताया कि ये प्रीपेड है या अक्रूड है, हमें ये नहीं बता रहा एग्जामिनर कि ये प्रीपेड है या अक्रूड है। हम इंफॉर्मेशन नंबर 3 को इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रेट करके ढूंढेंगे, इंटरप्रेट करके ढूंढेंगे, देखेंगे कि ये अक्रूड है या प्रीपेड है, क्या है ये अब आइडेंटिफाई करते हैं। कहता है द रेंट इंक्लूडेड अ पेमेंट ऑफ $6,000। अगर हम इस इंफॉर्मेशन को सुकून से, इत्मीनान से पढ़ें और ब्रेक डाउन करें तो सर द रेंट इंक्लूडेड अ पेमेंट ऑफ $6,000, मतलब रेंट की पेमेंट में एक पेमेंट है $6,000 की। आई रिपीट, रेंट की पेमेंट में एक पेमेंट है $6,000 की। तो नोट कीजिएगा सर रेंट की पेमेंट कितनी है, नोट कीजिएगा रेंट की पेमेंट है सर $15,000, रेंट की पेमेंट है $15,000। मैं आपके सामने
यहां लिख रहा हूं कि सर रेंट पेड इज $15,000। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रायल बैलेंस में एग्जामिनर ने दिया हुआ है कि रेंट पेड इज 15,000। चैंग ने पूरे साल $15,000 रेंट पे किया है। रेंट पेड, रेंट पेड। तो चैंग ने पूरे साल $15,000 रेंट पे किया है। रेंट पेड $15,000। कह रहा है एग्जामिनर के उस 15,000 में, उस 15,000 में इंक्लूडेड है एक पेमेंट जो कि 6,000 की है। तो इसका मतलब इस 15,000 में एक पेमेंट है 6,000 की। अच्छा, अगर मुझे एक बात बताएं, अगर एक पेमेंट 6,000 की है तो बाकी पेमेंट्स कितनी होंगी? जरा दिमाग लगाएं। अगर एक पेमेंट 6,000 की है तो बाकी पेमेंट्स कितने डॉलर्स की होंगी? वेरी गुड, 9,000। बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। सर 9,000 की होंगी। इज दिस राइट? इज दिस राइट? बाकी पेमेंट्स मिलाकर $9,000 की होंगी। इज इट राइट? ऐसा ही है ना? एक पेमेंट 6,000 की है तो बाकी पेमेंट्स हमारे पास 9,000 की होंगी। फेयर इनफ? अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। अब आप जरा गौर से देखें, एग्जामिनर आपसे प्रिसाइजली, एग्जामिनर आपसे प्रिसाइजली 6,000 पे वर्किंग करवाना चाह रहा है या 9,000 पे वर्किंग करवाना चाह रहा है? एग्जामिनर आपसे प्रिसाइजली 6,000 पे वर्किंग करवाना चाह रहा है या 9,000 पे वर्किंग करवाना चाह रहा है? सर 6,000 पे। एग्जामिनर आपसे 6,000 पे वर्किंग करवाना चाह रहा है। तो अभी फिलहाल हम इसको इग्नोर कर देंगे, फिलहाल इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। अब हम दोबारा आते हैं इंफॉर्मेशन पे, जहां कह रहा है कि 6,000 है और वो है 6 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स के लिए? 6,000 फॉर 6 मंथ्स। 6,000 फॉर 6 मंथ्स। फोकस कीजिएगा, 6,000 फॉर 6 मंथ्स। अब आप जरा मुझे ये बताएं, अगर 6,000 6 महीने के लिए है, अगर 6,000 6 महीने के लिए है, तो पहले ये बताओ ये 1 महीने का कितना हुआ? ये 1 महीने का कितना हुआ? सर 1,000 पर मंथ। इज दिस राइट? इज दिस राइट? सर ये 1,000 पर मंथ हो गया। इज दिस राइट? ये 1,000 पर मंथ हो गया हमारे पास। दिस इज 1,000 पर मंथ। अब आप नोट कीजिएगा, मुझे ये बताएं, एग्जामिनर आगे कह रहा है 6 मंथ्स एंडिंग 31st December 2015। 6 मंथ्स एंडिंग 31st December 2015। मुझे ये बताएं, ये पेमेंट इन्होंने कब तक कर दी है? जरा दिमाग लगाएं। इन्होंने रेंट की पेमेंट, चैंग ने रेंट की पेमेंट कब तक कर दी है? सर दिसंबर तक कर दी है। नोट कीजिएगा, दिसंबर तक कर दी है। इसका मतलब है कि सर December 31st तक ये पेमेंट कर दी गई है और 6 महीने के लिए पे किया है। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने महीने, 6 महीने होंगे जो दिसंबर में कंप्लीट होंगे। कहां से कहां तक 6 महीने होंगे जो दिसंबर में कंप्लीट होंगे? तो सर दिसंबर से पहले नवंबर, नवंबर से पहले अक्टूबर, अक्टूबर से पहले सितंबर, सितंबर से पहले अगस्त और अगस्त से पहले जुलाई। क्या मैं ये कह सकता हूं, नोट कीजिएगा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1 जुलाई से लेकर 31st December तक 6 मंथ्स बनते हैं, 6 महीने बनते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसने जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6,000 पे कर दिए हैं। इज दिस राइट? इज दिस राइट?
यस प्लीज, इज दिस राइट? यही है एग्जैक्टली बात कि जुलाई 1 से लेके 31 दिसंबर तक उसने 6,000 पे कर दिए हैं 6 महीने के। अब आप जरा मुझे ये बताएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। बताओ चैंग का साल किस दिन एंड हो रहा है? बताओ चैंग का अकाउंटिंग ईयर किस दिन एंड हो रहा है? When is Chang's accounting year ending? Sir, it is ending on 30th September. Is it right? It is ending on 30th September. मुझे एक बात ये बताएं, सितंबर 30 को इसका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है। इसका मतलब चैंग को चाहिए था कि 30 सितंबर तक के पेमेंट करता। चैंग को चाहिए था कि 30 सितंबर तक की पेमेंट करता। इज दिस राइट? September 30 तक की पेमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन उसने तो 31 दिसंबर तक की पेमेंट कर दी। बताओ चैंग ने ज्यादा पे कर दिए या कम? खुद बताएं, खुद बताएं, चैंग ने ज्यादा पेमेंट कर दी या कम? सर, पेमेंट ज्यादा कर दी। September 30 तक पे करना चाहिए था, 31 दिसंबर तक पे कर दिया। 30 सितंबर तक ईयर एंड हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर। उसने अक्टूबर भी पे कर दिया, नवंबर भी पे कर दिया और दिसंबर भी पे कर दिया। मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं, इस क्वेश्चन में एक रिकैप करा देता हूं, नोट कीजिएगा। क्या चैंग ने 31 दिसंबर तक पे कर दिया है? यस और नो में जवाब दे दो, जल्दी तक, जल्दी जल्दी जवाब दे दें। क्या चैंग ने 31 दिसंबर तक पे कर दिया है? क्या चैंग ने 31 दिसंबर तक पे कर दिया है? यस सर, यस सर। क्या क्या उसने अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सर्विसेज अवेल कर ली हैं? क्या चैंग ने अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सर्विसेज अवेल कर ली हैं? नहीं की ना, तो ऐसे एक्सपेंस को प्रीपेड एक्सपेंस कहेंगे, ऐसे एक्सपेंस को प्रीपेड एक्सपेंस कहेंगे। कितने महीने का प्रीपेड हुआ? कितने महीने का प्रीपेड हुआ? सर 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का प्रीपेड हुआ। 3 महीने का प्रीपेड हो गया, नोट कीजिएगा, 3 महीने का प्रीपेड हो गया। तो अगर 1,000 पर मंथ है और 3 मंथ्स प्रीपेड है, तो बताओ प्रीपेड की अमाउंट $3,000 बन गई। क्या प्रीपेड की अमाउंट $3,000 बन गई? आई होप आप लोगों को ये सारी बात समझ आई होगी। आई होप आप लोगों को अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सर 31 दिसंबर तक पे कर दिया उसने, जबकि ईयर तो 30 सितंबर एंड हो रहा है। तो इसका मतलब उसने पे तो दिसंबर तक कर दिया, लेकिन सर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर की सर्विसेज अभी तक अवेल नहीं की है उसने। द बिजनेस हैजंट अवेल द सर्विसेज ऑफ अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, राइट राइट। तो प्रीपेड कहलाएगा। अब आप जरा मुझे ये बताएं, आप लोग मुझे बताएं, अगर इसकी जगह, अगर इसकी जगह, प्लीज गौर से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर इस इंफॉर्मेशन नंबर 3 की जगह ये लिखा हुआ होता, अगर इसकी जगह ये जो इंफॉर्मेशन नंबर 3 आपके सामने नजर आ रही है, द रैंड इंक्लूडेड अ पेमेंट ऑफ 6,000, अगर इसकी जगह एग्जामिनर ने आपको ये बता दिया होता, रेंट एक्सपेंस was 3,000 प्रीपेड, तो बताओ क्या करते? तो बताएं क्या करते फिर हम? अगर लिखा हुआ होता रेंट एक्सपेंस 3,000 प्रीपेड, बताएं क्या करते? रेंट एक्सपेंस 3,000 प्रीपेड, रेंट 3,000 प्रीपेड है, रेंट 3,000 प्रीपेड है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, फिर हम पता है क्या करते, सीधा रेंट पर आते। अलीना, फोकस कीजिएगा बेटा, फोकस कीजिएगा, आसानी से भी बात समझ आ जाएगी। रेंट देखते 15,000 लिखा हुआ है,
रेंट पे 15,000 लिखा हुआ है, इसका मतलब रेंट 15,000 पे कर चुके हैं। इसका मतलब रेंट हम 15,000 पे कर चुके हैं। हम रेंट 15,000 पे कर चुके हैं, जिसमें 3,000 ज्यादा पे कर दिया है, जिसमें 3,000 ज्यादा पे कर दिया है। माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 3,000, 3,000 माइनस करेंगे, क्योंकि सर ये प्रीपेड है, क्योंकि ये प्रीपेड है, और माइनस करके इसे अदर रिसीवेबल्स में लिखेंगे, अदर रिसीवेबल्स में लिखेंगे। परेशान होने वाली बात नहीं है, यहां दिखा रहा हूं, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, पैसे दे चुके हैं, सर्विस मिलना बाकी है, इट इज नॉट एन एक्सपेंस। सर ये एक्सपेंस नहीं है, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। सर एक्सपेंस नहीं है, माइनस करेंगे, और इसे अदर रिसीवेबल्स में लेके जाएंगे, और इसे अदर रिसीवेबल्स में लेके जाएंगे। तो नोट कीजिएगा, हमने एग्जैक्टली यही तो किया है, 3,000 माइनस किया है और अदर रिसीवेबल्स में लिखेंगे। मुझे बताएं, क्या ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई? यस प्लीज, यस प्लीज, आप बताएं, क्या ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई? अब आप खुद देखो ना, अब आप खुद देखें, मतलब दिल में ये बात आती है कि यार एग्जामिनर क्या हरकतें कर रहे हो यार तुम, ये लिखने की क्या जरूरत है? ऐसे लिख के दे दो ना प्लीज, ऐसे लिख के दे दो ना प्लीज, है ना? क्या ही बात हो जाए कि ऐसे अगर हमें एग्जामिनर लिख के दे दे। ओके, हाँ मैं एक बात अभी अभी कर देता हूँ बेटा, अभी अभी कर देता हूँ, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा। आमतौर पे एग्जामिनर आपके साथ यही करेगा कि आपको इस तरीके से, अब आप नोट करना, अब आप नोट करना, अब आप प्लीज गौर से देखिएगा। एडजस्टमेंट नंबर 3 में ना अक्रूड प्रीपेड के बारे में कुछ बता रहा है, और और जो प्रीपेड की वैल्यू है वो भी नहीं है वहां पे। वहां पे तो 6,000 लिखा हुआ है, जबकि हमने प्रीपेड 3,000 निकाला। आप चेक करें एग्जामिनर को, आप चेक करें एग्जामिनर को, हमने 3,000 प्रीपेड निकाला है और एग्जामिनर ने 6,000 दिया हुआ है। आप देखें, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन। अगर आप तमीज से सही से इंटरप्रेट कर सकते हो इंफॉर्मेशन को, अगर आप सही से तमीज से इंफॉर्मेशंस को इंटरप्रेट कर लेंगे, तो बेटा फिर आपके लिए अक्रूड प्रीपेड बहुत आसान है, फिर बहुत इजी है। अच्छा, दो तीन स्टूडेंट से कहा कि सर इंफॉर्मेशन नंबर 1 को जरा रिव्यू करा दे, रिपीट करा दें। मैं अभी करा देता हूं, 2 मिनट में करा देता हूं। एडिशनल एक चीज मैं इधर क्लियर कर दूं, सबको रिकैप करा दूं। एमर, अलीना, अलीशा, जारा, आमना, हामिद, महराज, उमर, शायान, उमर, उमान, यूसुफ, मूसा, शानजे, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं बच्चों, सुन लीजिएगा। द इंफॉर्मेशन दैट अपेयर्स इन एडिशनल इंफॉर्मेशन आर नॉट रिकॉर्डेड, दे नीड टू बी एडजस्टेड। उन्हें तभी तो एडजस्टमेंट्स कहते हैं, इनको एडजस्टमेंट्स कहते हैं। ये एडजस्टमेंट्स है हमारी, और जो ऊपर ट्रायल बैलेंस में अपेयर हो रही होती है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होती हैं। अब आप नोट करो, एग्जामिनर कह रहा है कि 26 सितंबर 2015, 26 सितंबर 2015, मतलब साल खत्म होने से 4 दिन पहले, 30 सितंबर को साल खत्म हो रहा है, 26 सितंबर साल खत्म होने से 4 दिन पहले चैंग ने चैंग ने गुड्स खरीदे हैं, चैंग ने गुड्स खरीदे हैं $3,000 कैश, $3,000 कैश। चैंग ने गुड्स खरीदे हैं $3,000 कैश पे, लेकिन ये ट्रांजैक्शन मिस हो गई है, बुक कीपर ने रिकॉर्ड नहीं की है। तो आप मुझे एक बात बताएं, गुड्स खरीदने को परचेजेस कहते हैं? मूसा, यू ऑल्सो आस्क फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ भाई, गुड्स खरीदने को 3,000, गुड्स खरीदने को परचेजेस कहते हैं? ऐसे ही गुड्स खरीदने को परचेजेस कहते हैं। तो सर इसका मतलब परचेजेस रिकॉर्ड नहीं हुई भी थी, तो परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे तो परचेजेस की वैल्यू बढ़ जाएगी।
हामिद राइट, परचेजेस की वैल्यू बढ़ जाएगी। गुड्स खरीदे हैं, रिकॉर्ड नहीं हुए थे, रिकॉर्ड करेंगे तो परचेजेस की वैल्यू बढ़ जाएगी। और सर ये गुड्स खरीदे हैं कैश में, दीज गुड्स हैव बीन परचेज इन कैश, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो कैश में से माइनस कर देंगे, कैश एंड बैंक में से माइनस कर देंगे 3000। अब मैं आप सबसे अब मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, बताओ भाई क्या सवाल सबको समझ आ गया? अहमद, अलीना, अलीशा, जारा, आमना, हामिद, महराज, उमर, शानजे, शायान। अच्छा बैंक लोन वाला भी समझा देता हूं, बैंक लोन वाला भी रिपीट करा देता हूं, 1 मिनट लगेगा। सबको बैंक लोन वाला भी रिपीट करा देता हूं। देखो, बैंक लोन है 30,000, राइट, बैंक लोन है 30,000 और उस पर इंटरेस्ट है 6%। बैंक जाहिर सी बात है जब हमें लोन देगा तो हमसे इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेगा ना यार, इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। अच्छा, इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं होती, इंटरेस्ट का रेट होता है। बैंक कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि लोन पे 50,000 का इंटरेस्ट आप पे बनता है, या 80,000 का इंटरेस्ट बनता है, या 5 लाख का इंटरेस्ट बनता है, नहीं। बैंक बोलेगा इतना परसेंट इंटरेस्ट बनता है। तो 30,000 पे 6% इंटरेस्ट देना है हमें, इंटरेस्ट देना है हमें, ड्यू है। इसका मतलब ये सर्विस हम अवेल कर रहे हैं, लोन की बैंक ने हमें सर्विस दी है। ये पैसा बैंक ने हमें दिया है, बैंक का पैसा है, ये हमें वापस करना है। बैंक हमें ये सर्विस दे रहा है, तो बैंक कह रहा है सर्विस के अगेंस्ट पैसे भी तो लूंगा मैं आपसे। वो बने 1800, वो बने 1800। इसका मतलब हम पूरे साल बैंक से 1,800 रुपए की सर्विस ले रहे हैं, लोन के अगेंस्ट, लोन के अगेंस्ट 1,800 रुपए की सर्विस ले रहे हैं। चैंक को चाहिए था कि 1,800 पे करता इंटरेस्ट के, लेकिन उसने अभी तक सिर्फ 1,200 पे किए हैं। तो उसने कम पे किए हैं, कितने कम पे किए हैं? 600। तो ये जो 600 अभी तक उसने पे नहीं किए, ये अक्रूड कहलाएगा, ये अक्रूड कहलाएगा। मूसा, इज दिस क्लियर नाउ? बाकी लोगों को भी क्लियर है ये? मुस्तकिल रिपीट कर रहा हूं मैं, मुस्तकिल रिपीट कर रहा हूं। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर नाउ। अब आप देखें, अब आप देखें, आपसे कह रहा है इनकम स्टेटमेंट बनाओ और एसओएफपी बनाओ। इनकम स्टेटमेंट मांग रहा है और एसओएफपी मांग रहा है। मैं आपको एक एक चीज समझा दूं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। ट्रायल बैलेंस में सिवाय इंटरेस्ट रेट के, सिवाय इंटरेस्ट रेट के कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने पहले ना पढ़ी हो। कोई ऐसी चीज नहीं है, रेवेन्यू, परचेजेस, ये सब कुछ ऊपर से नीचे तक हम पहले पढ़ चुके हैं। सो द क्वेश्चन शुड बी डिफिकल्ट फॉर अस, दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर अस। अब जरा गौर से देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं आपके सामने मैं आपके सामने इसकी आईएएस और एसओएफपी बनाने जा रहा हूं, प्लीज फोकस कीजिएगा। अच्छा, आपको आपको पता है, मजे की बात बताऊं, देखो ये जितनी एडजस्टमेंट्स मैंने आपके सामने की है ना, बिलीव मी, आप आगे देखते जाएंगे, आगे देखते जाएंगे कि मैं एडजस्टमेंट सामने सामने ऐसे कर रहा होता हूं। मैं सारी एडजस्टमेंट ऐसे हर सवाल में सामने सामने कर रहा होता हूं। उसका बहुत बड़ा एक रीजन है कि सर एडजस्टमेंट्स करने से मुझे आंसर अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाता है। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि अपने क्वेश्चन पेपर में भर दो भाई अपनी एडजस्टमेंट्स, वर्किंग्स शो करें। दिस हेल्प्स, दिस रियली हेल्प्स। अच्छा, अच्छा, यूसुफ का एक क्वेश्चन आया है, बड़ा अच्छा सवाल है। यूसुफ, अगर यही सवाल आप मेन चैट पे भी लिख देते ना तो बहुत अच्छा होता, बाकी लोग भी देख लेते, लेकिन मैं सवाल पढ़ देता हूं। अच्छा सवाल है, सबको बता देता हूं। यूसुफ पूछ रहा है कि सर अगर ये 1,200 की जगह, अगर ये 1,200 की जगह इसने 2,000 पे कर दिया होता, फॉर एग्जाम्पल 2,000 पे कर दिया होता, ज्यादा पे कर दिया होता, तो सर क्या फिर वो प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता? यस, बिल्कुल, फिर वो प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता। इंटरेस्ट पे करना चाहिए था 1,800, उसने पे कर दिया 2,000, तो सर फिर 200 प्रीपेड हो जाएगा, वो अगले साल जाके एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन 5.1, मैं आपके सामने क्वेश्चन 5.1 अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। प्लीज सब लोग फोकस कीजिएगा। ओवर हियर, क्वेश्चन 5.1,
the question of Chang with the topic of accrued and prepaid। गौर से देखिएगा। और पार्ट ए में एग्जामिनर कह रहा है बनाओ जरा इनकम स्टेटमेंट। एग्जामिनर कह रहा है बनाएं इनकम स्टेटमेंट। अब अटेंशन दीजिएगा, आपके सामने इनकम स्टेटमेंट अटैम्प्ट करने जा रहा हूं। 2 कॉलम्स। सबसे पहले रेवेन्यू। सर सबसे पहले रेवेन्यू नोट कीजिएगा। रेवेन्यू है हमारे पास 3,15,000। 315,000 रेवेन्यू। अच्छा, कोई सेल्स रिटर्न नहीं है। कोई सेल्स रिटर्न्स नहीं है तो मैं सेल्स रिटर्न्स को मैं इधर फिर रेवेन्यू को डायरेक्ट लास्ट कॉलम में लिख दूंगा। ठीक हो गया। लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री। ये गौर से देखिएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास है ओपनिंग इन्वेंट्री। ये रही सर ओपनिंग इन्वेंट्री 36,800। 36,800 ऐड करेंगे परचेजेस। सर परचेजेस हैं, एडजस्टमेंट है। देखो परचेजेस में एडजस्टमेंट है। देखें परचेजेस में एडजस्टमेंट है, आप सब गौर से देख लें। उमर आपने वैल्यू तो दे दी बेटा, थैंक यू फॉर दिस। लेकिन मैं वर्किंग एडजस्टमेंट कैसे शो करूंगा, आप सब लोग ये देख लीजिए बेटा। 165,000 हमारी रिकॉर्डेड परचेजेस हैं और 3,000 हमें और रिकॉर्ड करना है, तो ये बनेगी 168,000। ठीक हो गया। इसके बाद सर क्या कोई कैरेज इनवर्ट्स है? नहीं सर, कोई कैरेज इनवर्ट्स, मुझे कोई कैरेज इनवर्ट सवाल में नजर नहीं आ रहा। कोई कैरेज इनवर्ट्स नहीं है। परचेज रिटर्न्स हैं और परचेज रिटर्न्स हैं हमारे पास 2,600। ये रहे रिटर्न आउटवर्ड्स 2,600। तो लेस करूंगा परचेज रिटर्न्स। ये देखें परचेज रिटर्न्स आ गए 2,600। उसके बाद लेस करूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्योंकि आप ये देखें ना, इन 5 इंफॉर्मेशन में एग्जामिनर ने कहीं भी कोई गुड्स ड्राइंग्स की बात नहीं की है। एग्जामिनर ने कहीं नहीं आपको बोला कि चैंग ने कुछ गुड्स निकाले हैं बिजनेस से जो कि रिकॉर्ड नहीं हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स नहीं है, ना कोई कैरेज इनवर्ट्स हैं। तो सर क्लोजिंग इन्वेंट्री है 29,980। 29,980 नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। अब मैं जरा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लूं। ऑलराइट, थैंक यू उमर बेटा, थैंक यू फॉर दिस। 172,220। 172,220 सर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई हमारे पास। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालें 142,780, सर ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप प्लीज गौर से देखिएगा, सवाल को देख लीजिएगा। मुझे ये बताएं, क्या सवाल में कोई अदर इनकम है? क्या सवाल में कोई अदर इनकम है? यस सर, एक ही इनकम है, कमीशन इनकम। एक ही इनकम है, ये लिखी हुई कमीशन इनकम। तो आप देखिएगा, एड एड कमीशन इनकम। एड कमीशन इनकम प्लीज गौर से देख लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। 12,500 पे कर चुके, रिसीव कर चुके हैं। 12,500 रिसीव कर चुके हैं और 2,500 रिसीव करना बाकी है। 12,500 रिसीव कर चुके हैं
और 2500 रिसीव करना बाकी है 15,000। 15,000 तो सर ये बनता है 157,780। 157,780 हमारे बिजनेस का ग्रॉस इनकम आ गई हमारे बिजनेस की। अब हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस। अब हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस। फोकस कीजिएगा। एक्सपेंसेस मैं पहले भी बता चुका हूं, टॉप टू बॉटम। मैं पहले भी आप लोगों को यह बात बता चुका हूं सर, टॉप टू बॉटम। हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो सर सबसे पहला एक्सपेंस जो हमारे पास मौजूद है सर, दैट इज वेजेस एंड सैलरीज। कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 34,800। 34,800 wages and salaries। इसके बाद वेजेस एंड सैलरीज के बाद मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस 17,200। 17,200 मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस। सर मोटर व्हीकल एक्सपेंस के बाद रेंट। अच्छा, रेंट में एडजस्टमेंट है। रेंट में एडजस्टमेंट है। सब लोग गौर से देख लीजिएगा। रेंट 15,000 पे कर चुके हैं। 3,000 ज्यादा पे कर दिया था प्रीपेड। तो क्योंकि वो एक्सपेंस नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंस में हमने ये बात पढ़ी है। हमने ये बात पढ़ी है, इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज अदर रिसीवेबल। इट इज नॉट एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस नहीं है ना, माइनस करेंगे 12,000। 12,000 रेंट के बाद बैंक इंटरेस्ट। रेंट के बाद बैंक इंटरेस्ट। गौर से देख लीजिएगा सर, 1200 पे कर दिए हैं, 600 अभी भी पे करना बाकी है, 1800। 1200 पे कर चुके हैं इंटरेस्ट, 600 इंटरेस्ट अभी भी पे करना बाकी है। इसके बाद हीट एंड लाइट 6,500। 6,500 हीट एंड लाइट। इसके बाद अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस गौर से देखिएगा, कह रहा है अदर ऑपरेटिंग 7,100 पे कर चुके हैं। 7,100 हैज ऑलरेडी बीन पेड। 7,100 पे कर चुके हैं और अभी भी 1,100 पे करना बाकी है। अभी भी 1,100 पे करना बाकी है। 8,200, ये देखो 8,200 पूरे साल का एक्सपेंस बनता है। सर इसके अलावा इसके बाद कोई एक्सपेंस नहीं है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद कोई एक्सपेंस नहीं है। तो अब हम एक्सपेंसेस को अगर टोटल कर लें, सर एक्सपेंसेस को अगर हम टोटल कर लें तो हमारी वैल्यू बनती है, एक्सपेंसेस के टोटल बनता है 80,500। 80,500। उमर कासमानी, प्रॉफिट क्या आया बेटा? ओके, 77,280। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर द आंसर्स। 77,280, दिस इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक हो गया। अच्छा, आप इससे पहले कि मैं एसओएफपी की तरफ जाऊं, इससे पहले कि मैं इसकी एसओएफपी की तरफ जाऊं, मुझे एक बात ये बताएं। मुझे सिर्फ एक सवाल पूछ के बता रहा हूं, सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। मुझे आप ये बताओ, क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये गुड्स परचेज की बात की है एग्जामिनर ने? क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये कैश परचेजेस की बात की है एग्जामिनर ने? क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में एग्जामिनर ने रेंट के बारे में बात की है? रेंट के बारे में क्या एग्जामिनर ने अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस की एडजस्टमेंट के बारे में बात की है? क्या एग्जामिनर ने कमीशन, अक्रूड कमीशन के बारे में बात की है? यस सर। सर इस 3,000 के बारे में, 2,500 के बारे में, इस 3,000 के बारे में, और सर इस 1,100 के बारे में, इस 3,000 के बारे में, सबके बारे में एग्जामिनर ने बात की थी। नोट कर लो। बैंक लोन हमने अपनी नॉलेज से कैलकुलेट किया। बैंक लोन वाली एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट वाली एडजस्टमेंट
एग्जामिनर ने पूरे पेपर में, आप चेक कर लो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, उसने कहीं नहीं बोला कि बैंक लोन का इंटरेस्ट अक्रूड है या प्रीपेड है, कहीं नहीं बोला। ये हमने अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू निकाला कि अच्छा 30,000 का लोन है, 6% का इंटरेस्ट है, तो 1800 इंटरेस्ट बनता है, लेकिन दिया हुआ तो 1200 है, तो 600 अक्रूड है। याद रखना इस बात को, याद रखना। एग्जामिनर हर चीज आपको प्लेट में रख के नहीं देगा बेटा, बहुत सारी हिडन वर्किंग्स होंगी, आपको खुद करनी पड़ेंगी। तो इस सवाल में आज आपने दो हिडन वर्किंग्स सीखी हैं, एक इंटरेस्ट की और एक रेंट की, एक इंटरेस्ट की और एक रेंट की। चलो मुझे ये बताओ, क्या इनकम स्टेटमेंट क्लियर हो गई? गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप गाइस, आई वांट टू सी योर थम्स, यस प्लीज, परफेक्ट 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 परफेक्ट। तो दैट मीन्स इनकम स्टेटमेंट क्लियर हो गई। चलते स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ, गौर से देखिएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नोट कीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, SOFP। अच्छा, अगर यहां तक अदर रिसीवेबल एंड अदर इनकम क्लियर कर दें सर। अदर अदर इनकम तो बिजनेस की अदर इनकम है, अदर इनकम में तो सर्विस दी है हमने और वो इनकम अर्न की है। रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल आर डिफरेंट। अदर रिसीवेबल का ताल्लुक अदर इनकम से नहीं होता। अदर इनकम तो बिजनेस ने सेल्स के अलावा, गुड्स बेचने के अलावा और कोई सर्विसेज दी है, वो अर्न की है, तो उसे इनकम कहते हैं। अदर रिसीवेबल प्रीपेड एक्सपेंस हो सकते हैं और अक्रूड इनकम हो सकती है। अदर रिसीवेबल का ताल्लुक कैश से है, अदर इनकम का ताल्लुक सर्विसेज से है। ठीक है बेटा, ओके। चलें, अब आगे गौर से देखिएगा। अगर और इसमें कंफ्यूजन है तो मुझे ये वॉइस नोट पर्सनल में कर दीजिएगा, ठीक है अमित? वॉइस नोट पर्सनल में कर दीजिएगा बेटा। चलें कंटिन्यू करते हैं, लेट्स कंटिन्यू, चलते हैं जरा SOFP की तरफ। तो आप नोट करें, नॉन करंट एसेट्स। सर कितने नॉन करंट एसेट्स हैं इस सवाल में? गौर से देखिएगा, दो नॉन करंट एसेट्स है हमारे पास, मोटर व्हीकल्स एंड फिक्सचर एंड फिटिंग्स, 50,000 एंड 24,000। तो सर 50,000, 50,000 एंड 24,000, 50,000 मोटर व्हीकल्स एंड 24,000 फिक्सचर एंड फिटिंग्स। ये देखिएगा, तो सर ये बन गया हमारे पास 74,000। ये लीजिए, 50,000 और 24,000, 74,000 टोटल नॉन करंट एसेट्स आ गए। सर इसके बाद करंट एसेट्स, करंट एसेट्स सर कैश एंड बैंक, ट्रेड रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर ये चार करंट एसेट्स है हमारे पास। कैश एंड बैंक में एडजस्टमेंट है, कैश एंड बैंक में एडजस्टमेंट है। 19,500 का कैश एंड बैंक है, 3,000 इसमें माइनस हो रहा है, तो कैश एंड बैंक बनता है 16,500। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स है हमारे पास 34,000, 34,000। अच्छा, अब जरा अदर रिसीवेबल्स पर आ जाते हैं। अदर रिसीवेबल्स, हामिद फोकस कीजिएगा क्वेश्चन पे, तो जवाब देंगे तो चीजें और समझ आ जाएंगी। बाकी सब लोग भी, अहमद, अलीना, आमना, फातिमा, हामिद, महराज, उमर, शानजे, शयान, उमर, उमान, यूसुफ, मूसा, जरा मुझे ये बताएं कितने टाइप के अदर रिसीवेबल्स होते हैं हमारे पास? कितने टाइप के अदर रिसीवेबल्स होते हैं हमारे पास? ये हम लास्ट क्लास पे भी पढ़ चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड सर। दो टाइप के, दो टाइप के, एक एक्सपेंस से और एक इनकम से, ऐसा ही है ना? ऐसे ही है ना, एक एक्सपेंस से और एक इनकम से। चले अब जरा मुझे ये बता दीजिए, ये बता दीजिए कि
क्या इस सवाल में कोई प्रीपेड एक्सपेंस है? कोई ऐसा एक्सपेंस जो हमने ज्यादा पे कर दिया हो? क्या कोई ऐसा एक्सपेंस है जो हमने ज्यादा पे कर दिया हो? यस सर, रेंट। यस सर, रेंट। नोट करो ना, ये लिखा हुआ भी है। रेंट 3000 प्रीपेड है, अदर रिसीवेबल्स में आएगा। अदर रिसीवेबल्स में आएगा। तो सर यहां पे लिखेंगे, एक तो लिखेंगे यहां पे 3000, एक तो यहां पे लिखेंगे 3000। अच्छा, अब आप जरा गौर से देखिएगा। चलो दोबारा सवाल कंटिन्यू करते हैं। क्या कोई ऐसी इनकम है जो अक्रूड है, मिलना बाकी है? क्या कोई ऐसी इनकम है जो अक्रूड है, मिलना बाकी है? अभी मिलना बाकी है। यस सर, यस सर। कमीशन। कमीशन। सर कमीशन इनकम है, अक्रूड है, मिलना बाकी है। अदर रिसीवेबल्स 2500। 2500। गौर से देख के बताओ, क्या इसके अलावा कोई और इनकम अक्रूड है? क्या इसके अलावा कोई और एक्सपेंस प्रीपेड है? नहीं सर, इसके अलावा कोई और एक्सपेंस अक्रूड नहीं है। कोई और इनकम अक्रूड नहीं है, इसके अलावा कोई और एक्सपेंस प्रीपेड नहीं है। डन। डन हो गया। 5500। और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी 29,980। 29,980। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। और 85,980। 85,980 और 74,000 ऐड करेंगे, 159,980। सर ये हो गए हमारे टोटल एसेट्स। अब हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो सर सबसे पहले काम करेंगे इक्विटी पर। गौर से देखिएगा, ओपनिंग कैपिटल। सर इक्विटी में सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल। नोट कर लीजिएगा। सर ओपनिंग कैपिटल है, ये रहा हमारे पास 44,000। ओपनिंग कैपिटल 44,000। एड पर सॉरी प्रॉफिट। एड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमने निकाला था, प्रॉफिट हमने निकाला था 77,280। 77,280 देख लीजिएगा, 77,280 लेस करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स। और इस सवाल में सिर्फ रिकॉर्डेड ड्राइंग्स हैं, अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स कुछ भी नहीं है। 18,000। 18,000। तो सर क्लोजिंग इक्विटी निकाल लेता हूं। क्लोजिंग इक्विटी 44,000 प्लस 77,280 माइनस 18,000, 103,280। सर ये आ गई हमारे पास क्लोजिंग इक्विटी, क्लोजिंग कैपिटल। इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो सर 6% बैंक लोन है, रिमेंबर। बैंक लोन है 30,000 का। बैंक लोन है 30,000 का, नॉन करंट लाइबिलिटी। और इसके बाद करंट लाइबिलिटी। तो सर करंट लाइबिलिटी में प्लीज गौर से देखिएगा। करंट लाइबिलिटी में एक तो है हमारे पास ट्रेड पेबल्स 25,000। एक तो है हमारे पास ट्रेड पेबल्स 25,000। नोट कीजिएगा। और सर उसके बाद है अदर पेबल्स। तो सर अदर पेबल्स में आप लोगों से अब एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं आप सब से एक सवाल पूछ रहा हूं, कितने टाइप के अदर पेबल्स हो सकते हैं? हाँ बच्चों, कितने टाइप के अदर पेबल्स हो सकते हैं हमारे पास? सर वंस अगेन टू टाइप्स। वंस अगेन टू टाइप्स, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। सर प्रीपेड इनकम, प्रीपेड इनकम, अक्रूड एक्सपेंस। प्रीपेड इनकम एंड अक्रूड एक्सपेंस। अब आप मुझे एक बात बताओ,
क्या इस सवाल में कोई प्रीपेड इनकम है? क्या इस सवाल में कोई प्रीपेड इनकम है? नहीं सर, इस सवाल में हमारी कोई प्रीपेड इनकम नहीं है, कोई प्रीपेड इनकम नहीं है। क्या इस सवाल में कोई अक्रूड एक्सपेंस है? क्या इस सवाल में कोई अक्रूड एक्सपेंस है? यस सर, दो अक्रूड एक्सपेंस हैं, दो अक्रूड एक्सपेंस हैं। एक एक अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ये 1100, एक अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ये 1100 नोट कीजिएगा, और एक बैंक इंटरेस्ट का 600। बैंक इंटरेस्ट का भी तो 600 देना बाकी है, बैंक इंटरेस्ट का भी तो 600 देना बाकी है। तो सर ये बन जाएगा 1700, नोट कीजिएगा 1700। सॉरी, माइनस ब्रैकेट में क्यों लिख दिया मैंने, एक मिनट। हाँ, ये गलती हो गई, ब्रैकेट का तो मतलब माइनस होता है, ब्रैकेट नहीं लिखना चाहिए। ओके, ये हो गया सर 26,700। अब मैं सबको टोटल कर लेता हूं, 103 280 प्लस 30,000 प्लस 26,700, 159,980। देख के बताओ क्या बैलेंस हो गया, देख के बताओ क्या ये बैलेंस हो गया? देखिए जरा, यस सर, येट अनदर क्वेश्चन बैलेंस। एक और दफा, एक और सवाल हमने बैलेंस कर दिया। आप नोट करो, अब इतना मुश्किल नहीं है हमारे लिए, अब बैलेंसिंग हमारे लिए इतनी मुश्किल नहीं रही, अब चीजें आसान होती जा रही हैं। क्या अक्रूड प्रीपेड अब समझ आ गया? क्या अक्रूड प्रीपेड अब समझ आ गया? अक्रूड प्रीपेड में अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अक्रूड प्रीपेड अब समझ आ गया? परफेक्ट। अब मैं आपके सामने 5.2 ओपन कर रहा हूं, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन 5.2 ओपन कर रहा हूं। गौर से देखिएगा, इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मजेदार सवाल है, और इसमें भी हमारे पास कुछ इस किस्म की एग्जामिनर ने इंफॉर्मेशन दी है, कोई वैसी सिमिलर इंफॉर्मेशन जो ऊपर 5.1 में क्वेश्चन इंफॉर्मेशन नंबर 3 में थी, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन 5.2 के इंफॉर्मेशन नंबर 5 में मौजूद है। बाकी बाकी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं आपके सामने मैं आपके सामने बेटा सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, डोंट वरी, डोंट वरी, ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ओके, फोकस कीजिएगा। मैं आपके सामने 5.2 तेजी से अटैम्प्ट करूंगा, तेजी से, डिस्कशन नहीं करूंगा, आपके सामने तेजी से इंटरप्रेट करूंगा और अटैम्प्ट करूंगा, ताकि इस दफा आप पूरी वर्किंग एक फेज में एक साथ देख सकें। जब हम डिस्कशन करते हैं चीजों को, तो डिस्कशन में बहुत सारी चीजें हमारी स्लो हो जाती हैं, और हो सकता है कि उसको प्रोसेस करने में कभी कभार एकदम से टाइम लग जाए प्रोसेस करने में। लेकिन एक जब चीज फास्ट चल रही होती है ना, और एकदम से इमेज सामने आ जाती है, तो आप कहते हो अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब ऐसे होना था, वो क्विक होता है। तो अब आपके सामने मैं डिस्कशन नहीं करूंगा चीजों पे, फोकस फोकस होगा, वेरी क्विक, कोशिश करेंगे जल्दी से इसको अटैम्प्ट करेंगे। स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने, अटेंशन दीजिएगा। कह रहा है फैंज सोल ट्रेडर है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है 30 सितंबर 2019 की। फैंज सोल ट्रेडर है, इंफॉर्मेशन दे रहा है 30 सितंबर 2019 की। नॉन करंट एसेट्स एट कॉस्ट, नॉन करंट एसेट्स एट कॉस्ट, लैंड एंड बिल्डिंग्स, मोटर व्हीकल्स, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। तो सर, तीन नॉन करंट एसेट्स मेरे सामने, तीन नॉन करंट एसेट्स अवेलेबल हैं। ठीक हो गया, तीन नॉन करंट एसेट्स अवेलेबल है मेरे सामने। उसके बाद रेवेन्यू, परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड्स, अच्छा रिटर्न इनवर्ड्स मतलब सेल्स रिटर्न, ठीक है, कैरेज ऑफ गुड्स। ये बात हम पहले भी 4.2 फेंज में पढ़ चुके हैं कि कैरेज ये इनवर्ड और आउटवर्ड्स मिलाकर है, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में इनवर्ड के बारे में है, तो आउटवर्ड हम निकाल लेंगे डिफरेंस से। फिर वेजेस एंड सैलरीज है, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल का मतलब है रेंट इनकम है, रेंट रिसीवेबल का मतलब है रेंट इनकम है। उसके बाद सर 6% बैंक लोन है,
यहाँ पे भी 6% है, 40,000, 40,000, तो 40,000 का सर 6% बनता है 2,400। ये 6% इंटरेस्ट रेट है, ये 6% इंटरेस्ट रेट है, और ये 2,400 इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। और इसने फैंज ने इंटरेस्ट जो है 2,400 पूरा पे किया हुआ है। इसका मतलब इंटरेस्ट में, इसका मतलब इंटरेस्ट में ना कोई अक्रूड है ना कोई प्रीपेड है। जितना पे करना चाहिए था उतना पे किया हुआ है, पूरी अमाउंट पे की हुई है। 2,400 इंटरेस्ट बनता था, 2,400 ही उसने पे किया हुआ है। फिर कैपिटल है, ड्रॉइंग्स हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर है एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, फिर बैंक। अच्छा सर बैंक क्रेडिट है, बैंक क्रेडिट है, इसका मतलब सर बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, मतलब करंट लाइबिलिटी है। तो बैंक क्रेडिट पर है, ओवरड्राफ्ट है, करंट लाइबिलिटी है। उसके बाद कैश, कैश है, ट्रेड पेबल्स है, और ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। ठीक हो गया। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एग्जामिनर ने प्रोवाइड की हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन। सिंपल सा ट्रायल बैलेंस है, नथिंग अलार्मिंग। पूरे ट्रायल बैलेंस में कोई भी एक ऐसी बात नहीं है जो प्रॉब्लमैटिक हो, पूरे ट्रायल बैलेंस में एक भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो प्रॉब्लमैटिक हो। आगे देखिएगा, कह रहा है ऑन 15 अगस्त 2019, मतलब 1.5 महीना पहले, 30 सितंबर को ईयर एंड हो रहा है, तो 1.5 महीना पहले goods had been purchased on credit for 1950. The transaction had not been recorded in the books. कह रहा है 1.5 महीने पहले ओनर ने गुड्स खरीदे हैं, फैंस ने गुड्स खरीदे हैं, परचेज किए हैं गुड्स उधार पे, क्रेडिट पे, और ये रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। तो सर परचेजेस की वैल्यू है 135,000, 135,000, इसमें 1950 ऐड कर देंगे, क्योंकि गुड्स खरीदे हैं तो परचेजेस बढ़ेंगी। और सर उधार पे खरीदे हैं, उधार पे खरीदे हैं, तो ट्रेड पेबल्स, उधार पे खरीदे हैं, ट्रेड पेबल्स में 1950 ऐड कर देंगे, ट्रेड पेबल्स में 1950 ऐड कर देंगे। उधार पे खरीदे तो ट्रेड पेबल्स हो गए। इसके बाद कैरेज ऑफ गुड्स, कैरेज ऑफ गुड्स इंक्लूडेड 2,700 फॉर कैरेज ऑन परचेजेस। तो एग्जामिनर कह रहा है कि जो कैरेज है टोटल 9,000, जो कैरेज है 9,000, यहां पे, यहां पे मैं आपके सामने कैरेज की वर्किंग कर रहा हूं, गौर से देख लीजिएगा। चलो यहीं पे इसके सामने इसकी वर्किंग कर देता हूं, कैरेज की वर्किंग यहीं पे सामने कर देता हूं। एग्जामिनर कह रहा है कैरेज की अमाउंट है 9,000, टोटल, टोटल कैरेज, टोटल कैरेज 9,000, इनवर्ड्स प्लस आउटवर्ड्स। कह रहा है इसमें इनवर्ड्स हैं, इनवर्ड्स हैं, ये रहे, गुड्स इंक्लूडेड 2,700 फॉर कैरेज ऑन परचेजेस। कैरेज ऑन परचेजेस मतलब लाने के लिए, तो गुड्स लाने के लिए कैरेज है 2,700। तो सर इसका मतलब जो रिमेनिंग, जो बच गए, जो रिमेनिंग 6,300 हैं, सर वो आउटवर्ड्स हो जाएंगे, वो आउटवर्ड्स हो जाएंगे। अब आप देखो, आपको इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स अलग अलग नहीं दिया हुआ था, हमने इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेट किया, और फिर इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स निकाला, कैरेज इनवर्ड्स आउटवर्ड्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। उसके बाद कह रहे हैं रेंट रिसीवेबल 1,500 वॉज ड्यू, रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल 1,500 ड्यू है। ड्यू मतलब अक्रूड है, ड्यू मतलब डर के आगे जीत है, वो वाला ड्यू नहीं है बेटा ये, ठीक है ना। ड्यू मतलब डर के आगे जीत नहीं है, ड्यू, अक्रूड, ओइंग, एरियर्स, सर ये वो वाला ड्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी रेंट 1,500 मिलना बाकी है। तो सर रेंट मिल चुका है 14,500, 14,500 रेंट मिल चुका है, और 1,500 अभी मिलना बाकी है, 1,500 अभी मिलना बाकी है। आगे देखिएगा, इसके बाद, इसके बाद, अच्छा पहले मैं इंफॉर्मेशन नंबर 6 पे जा रहा हूं। 750 वॉज ओइंग फॉर वाटर,
750 वॉज ओइंग फॉर वाटर, पानी के अभी पैसे देना बाकी हैं, पानी के अभी पैसे देना बाकी हैं। 6050 पे कर चुके हैं, 6050 पे कर चुके हैं। 750 अभी पे करना बाकी हैं, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। 750 अभी पे करना बाकी है, ऐड कर देंगे। पहले इंफॉर्मेशन नंबर 7, फिर इंफॉर्मेशन नंबर 5। अ न्यू मोटर व्हीकल costing 16,000 was purchased on 19 September 2019। कह रहा है एक नई मोटर व्हीकल, कह रहा है एक नई मोटर व्हीकल, फैंज ने एक नई मोटर व्हीकल खरीदी है 16,000 की, 16,000 की एक नई मोटर व्हीकल खरीदी है। नोट कीजिएगा, कह रहा है पेमेंट वॉज मेड बाय चेक, पेमेंट की इसकी चेक के थ्रू, बैंक से पेमेंट की। नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द बुक्स, लेकिन सर ये रिकॉर्ड नहीं हुई भी, ये रिकॉर्ड नहीं हुई भी। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, एक नई मोटर व्हीकल खरीदी है, मोटर व्हीकल आ रही है, बिजनेस में मोटर व्हीकल आ रही है, बिजनेस में मोटर व्हीकल्स की वैल्यू बढ़ रही है, मोटर व्हीकल्स रिकॉर्डेड हैं 30,000, 30,000 मोटर व्हीकल्स रिकॉर्डेड हैं। इसमें सीधा ले जाके 16,000 ऐड कर दूंगा, सीधा ले जाके 16,000 ऐड कर दूंगा। 16,000 की नई मोटर व्हीकल खरीदी है और इसकी पेमेंट हो रही है बैंक से, इसकी पेमेंट हो रही है बैंक से, तो बैंक में 16,000 ऐड कर दूंगा, बैंक में 16,000 ऐड कर दूंगा। अब इससे पहले कि आप में से कोई यहां पे ये सवाल रेस करे कि सर 16,000 माइनस करेंगे, बैंक से पैसे जा रहे हैं, आप ऐड क्यों कर रहे हैं, तो बैंक पहले से ही माइनस में, बैंक पहले से ही माइनस में, बैंक तो पहले से ही ओवरड्राफ्ट में, तो और पैसे अगर दे देंगे तो ओवरड्राफ्ट तो और बढ़ेगा, इसलिए ओवरड्राफ्ट बढ़ा रहे हैं हम, इसलिए सर हम ओवरड्राफ्ट बढ़ा रहे हैं। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर, मुझे बताएं इज दैट क्लियर। 27,450, 27,450 का ओवरड्राफ्ट था हमारा, 27,450 का ओवरड्राफ्ट था हमारा, पैसे और जा रहे हैं तो ओवरड्राफ्ट तो और बढ़ेगा हमारा, ओवरड्राफ्ट तो हमारा और बढ़ेगा, तो 16,000 हमारा ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, यहां तक बिल्कुल क्लैरिटी होगी। अब आ जाते हैं इंफॉर्मेशन नंबर 5, अब आते हैं जरा इंफॉर्मेशन नंबर 5 पे। ये फिर से कुछ वैसी ही हरकत हो रही है जैसे वो ऊपर रेंट वाली बात हुई थी। कहता है द इंश्योरेंस इंक्लूडेड एन एनुअल पेमेंट ऑफ 800 मेड ऑन 1 जनवरी 2019। अच्छा अब आप देखो, मंथ्स भी नहीं बता रहा अब तो अब देखो मंथ्स भी नहीं बता रहा, मंथ्स भी नहीं बता रहा, पहले उधर तो लिखा हुआ था ना 6 मंथ्स, यहां तो मंथ्स ही नहीं बता रहा, लेकिन कह रहा है एनुअल पेमेंट, एनुअल मतलब ईयर, तो ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। इसका मतलब, इसका मतलब देखो, अब इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं आपके सामने, इंटरप्रिटेशन फोकस कीजिएगा, थोड़ा क्विकली करूंगा इंटरप्रिटेशन ताकि बात आसानी से समझ आ जाए। एनुअल पेमेंट, एनुअल मतलब होता है ईयरली, एनुअल, एनुअल मतलब ईयरली, इसका मतलब 12 महीने, 12 महीने इस्लामी हिजरी के याद रखें, ओके 12 मंथ्स आ गए हमारे, एनुअल पेमेंट्स हो गए, 12 मंथ्स हो गए, ठीक है। और ये 12 महीने की पेमेंट है $800, 12 महीने $800, और ये पेमेंट की गई है 1 जनवरी को, 1 जनवरी को। आप मुझे एक बात बताओ, अगर 1 जनवरी को 12 महीने की पेमेंट की गई है तो क्या 31 दिसंबर तक की पेमेंट हो गई, आप बताएं ना मुझे। अगर 1 जनवरी को 12 महीने की पेमेंट की गई है, 1 जनवरी, एट 1 जनवरी 12 मंथ्स की पेमेंट की गई है, तो क्या 31 दिसंबर तक की पेमेंट हो गई, क्या 31 दिसंबर तक की पेमेंट हो गई, जनवरी से दिसंबर 12 महीने हो गए। अब आप नोट करना, नोट करना इस बात को, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पेमेंट है 2700, इंश्योरेंस की पेमेंट है 2700, ये लिखी हुई,
ये लिखी हुई इंश्योरेंस की पेमेंट 2700, गौर से देख लीजिएगा, इंश्योरेंस 2700, राइट। कहता है 2700 में एक पेमेंट है $800 की, इंश्योरेंस 2700, एक पेमेंट है 800 की, तो बाकी पेमेंट्स हो गई 1900 की। 1900 की पेमेंट्स को इग्नोर करेंगे फिलहाल हम, 1900 की पेमेंट्स को फिलहाल हम इग्नोर करेंगे। वो हमारे लिए इस वक्त वो हमारे लिए इस वक्त मीनिंग नहीं रखती। मीनिंग है 800 वाली, जिस पर एग्जामिनर हमसे काम करवाना चाह रहा है। सर ये 800 गौर से देखिएगा, दिस इज फॉर 12 मंथ्स, दिस इज फॉर 12 मंथ्स। और सर ये 12 महीने एंड हो रहे हैं दिसंबर 31 को। ये 12 महीने एंड हो रहे हैं 31 दिसंबर को, क्योंकि ये पेमेंट की गई है जनवरी 1 को। ये पेमेंट की गई है 1 जनवरी को, तो 12 महीने 31 दिसंबर को एंड होंगे, राइट। इसका ईयर कब एंड हो रहा है? इसका ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर को। फैंस का ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर को। इसका मतलब सितंबर 30 तक पेमेंट करनी चाहिए थी। सितंबर 30 तक पेमेंट करनी चाहिए थी। फैंस ने अक्टूबर नवंबर दिसंबर की भी पेमेंट कर दी। फैंस ने अक्टूबर नवंबर दिसंबर की भी पेमेंट कर दी। इसका मतलब 3 मंथ्स प्रीपेड। फैंस ने 3 मंथ्स प्रीपेड कर दिया, पेमेंट कर दिए दिसंबर तक, राइट। पेमेंट कर दिए दिसंबर तक, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सर्विसेज अभी ली नहीं है। अभी वो सर्विस रिसीव करना बाकी है, क्योंकि सर्विसेज तो अभी सिर्फ सितंबर तक मिली होंगी। तो आपके सामने यहां वर्किंग कर रहा हूं, 800 पूरे साल की पेमेंट है, मतलब 12 महीने की। 800 12 महीने की पेमेंट है, और 3 मंथ्स प्रीपेड है। तो 800 ये पॉइंट्स में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो इसको अभी कुछ नहीं कीजिएगा, एज इट इज उसको मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो। $200, $200 प्रीपेड। अब आप खुद देख लो, ना एग्जामिनर ने इस पूरी लाइन में $200 की कोई वैल्यू दी है, और ना इस पूरी लाइन में उसने प्रीपेड अक्रूड की कोई बात बोली है। हमने ढूंढी है, हमने ढूंढी है। तो सर इंश्योरेंस एक्सपेंस 200 माइनस कर देंगे, प्रीपेड है हमारा, प्रीपेड है हमारा। डन, सारी इंफॉर्मेशन डन। एग्जामिनर कह रहा है IS और SOFP बना दो। मैं आपके सामने यहां पर वेरी क्विकली 5.2 फैंस की इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं। फोकस कर लीजिएगा, फैंस की यहां इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं। रेवेन्यू है हमारे पास, रिटर्न इनवर्ड्स भी है, परचेजेस हैं, कैरेज इनवर्ड्स है, आउटवर्ड्स नहीं है, रिटर्न आउटवर्ड्स नहीं है, परचेज रिटर्न नहीं है, और अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स नहीं है। सही है, ठीक है, ओके। मूसा क्या समझ नहीं आया? मूसा क्या एग्जैक्टली समझ नहीं आया बेटा? एग्जैक्टली क्या समझ नहीं आया? आप इसको पर्सनल में भेज दीजिएगा बेटा, डोंट वरी, डोंट वरी। अगर कोई ऐसी बात होगी मैं आपको वॉइस नोट के थ्रू समझा दूंगा। अभी मुझे आगे कंटिन्यू करना है, तो आई नीड टू कंटिन्यू। फोकस कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। अब इस पे कंटिन्यू करते हैं। तो सर रेवेन्यू सबसे पहले हमारे पास, रेवेन्यू, ये देखिएगा, रेवेन्यू, रेवेन्यू है हमारे पास
326,000। रेवेन्यू है हमारे पास 326,000। लेस करेंगे रिटर्न्स। ठीक हो गया। लेस करेंगे रिटर्न्स। तो सर ये रहे रिटर्न इनवर्ड्स 4,300। 4,300। तो ये हो गए 321,700। फिर हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड। ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करेंगे परचेजेस। ठीक हो गया। ऐड करेंगे कैरेज। लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्योंकि सर बाकी दो तो है नहीं हमारे पास। बाकी दो तो हमारे पास है नहीं। ठीक हो गया। एमर 4.2 आपने अटेम्प्ट किया है। 4.2 अगर 4.2 अटेम्प्ट किया है तो उसमें ये इंफॉर्मेशन पहले हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। ये जो आप पॉइंट रेस कर रहे हो परचेज ऑन क्रेडिट वाला, वो 4.2 का पार्ट है। आप 4.2 का रिकॉर्डेड दोबारा देख लीजिएगा बेटा। ये 5.2 से रिलेटेड नहीं है। अक्रूड प्रीपेड मकसद है इस सवाल में हमारा। ठीक है ना। वो 4.2 रिलेटेड है। 4.2 आप रिकॉर्डेड इजीली देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है हमारे पास। चलें ओपनिंग इन्वेंट्री की बात करते हैं। सर ओपनिंग इन्वेंट्री राइट। ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 30,000। ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000। परचेजेस 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 ये रही 135,000 प्लस 1950। 135,000 प्लस 1950 136,950। ठीक है 136,950 ये हमारी परचेसेस हो गई। इसमें कैरेज है 2,700 का। 2,700 का कैरेज इनवर्ड्स है। और सर क्लोजिंग इन्वेंट्री है 35,550 35,550। 35,550। तो अब अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लूं, अब अगर मैं आपके सामने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लूं 30,000 प्लस 136,950 प्लस 2,700 माइनस 35,550 134,000 134,100 माइनस 321,700 187,600। ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक हो गया। ऐड करेंगे एक ही अदर इनकम है। आई रिमेंबर आई कैन रिकॉल एक ही अदर इनकम है एंड दैट इज रेंट इनकम। एड रेंट इनकम। और कह रहा है रेंट इनकम में एडजस्टमेंट है। रेंट में एडजस्टमेंट है। 14,500 मिल चुका है रेंट। 1,500 अभी भी मिलना बाकी है। 14,500 14,500 रेंट मिल चुका है और 1,500 अभी भी मिलना बाकी है 16,000। तो सर ये वैल्यू बन गई हमारे पास 203,600। उसके बाद लेस एक्सपेंसेस। लेस एक्सपेंसेस नोट कीजिएगा। एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो सर एक्सपेंसेस टॉप टू बॉटम। सबसे पहले कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड्स 6,300। कैरेज आउटवर्ड्स के बाद वेजेस एंड सैलरीज 90,000। वेजेस एंड सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। वेजेस एंड सैलरीज 90,000। वेजेस एंड सैलरीज के बाद मोटर व्हीकल एक्सपेंस 11,250। 11,250
मोटर व्हीकल एक्सपेंस। इसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस, एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस 2700 पे कर चुके हैं, 200 प्रीपेड है, ज्यादा पे कर दिए हैं, 3 महीने के ज्यादा पे कर दिए थे, तो 3 महीने के बनती है अमाउंट 200। उसके बाद, उसके बाद इंश्योरेंस के बाद है बैंक इंटरेस्ट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2400 यही पे करना था और यही पे किया है। बैंक इंटरेस्ट के बाद इलेक्ट्रिक एंड वाटर, इलेक्ट्रिक एंड वाटर 6050 पे किया है, 750 अभी भी पे करना बाकी है, 6800। उसके बाद मार्केटिंग एक्सपेंसेस 17300, मार्केटिंग एक्सपेंस। और सर उसके बाद है जनरल एक्सपेंस 14000, जनरल एक्सपेंस 14000। सर इसके अलावा कोई और एक्सपेंस नहीं है। डन विद ऑल एक्सपेंसेस। टोटल कर लेते हैं, सारे एक्सपेंसेस को टोटल कर लेते हैं। तो सर 6300 प्लस 90,000 प्लस 11,250 प्लस 2500 प्लस 2400 प्लस 6800 प्लस 17,300 प्लस 14,000, 150,550 ये एक्सपेंसेस हो गए। माइनस करेंगे 203,600, 5,353,050 का प्रॉफिट आ गया। ये देखें, प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया हमारे पास 53050। अब हमसे एसओएफपी मांग रहा है। वेरी क्विकली आई विल बी वर्किंग अपॉन एसओएफपी ओवर हियर। जल्दी से एसओएफपी की वर्किंग कर देता हूं आपके सामने। तीन कॉलम, नॉन करंट एसेट सबसे पहले, एनसीए नॉन करंट एसेट्स। आई गेस तीन नॉन करंट एसेट्स हमने ऊपर लिखे हुए, लैंड एंड बिल्डिंग 170,000, ये देख लीजिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग 170,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद मोटर व्हीकल 30 प्लस 16, मोटर व्हीकल 30,000 पहले से रिकॉर्डेड है, 16,000 की और खरीदी है, 46,000। और सर इसके बाद फिक्सचर एंड फिटिंग्स है 7,000, एफ एंड एफ 7,000। तो सर ये वैल्यू हो गई हमारे पास 223,000, 223,000 ऑफ टोटल नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स, गौर से देख लीजिएगा, करंट एसेट्स की वर्किंग आपके सामने करूंगा। तो सर करंट एसेट्स में देखो, बैंक तो ओवरड्राफ्ट है, बैंक तो ओवरड्राफ्ट है, कैश की वैल्यू मौजूद है, कैश की वैल्यू मौजूद है। कैश है हमारे पास 15,500, 15,500, 15,500 कैश मौजूद है, कैश। कैश के बाद ट्रेड रिसीवेबल, फिर अदर रिसीवेबल, और फिर इन्वेंट्री। नोट कीजिएगा, ट्रेड रिसीवेबल से हमारे पास 35,000, 35,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। अदर रिसीवेबल्स दिखा रहा हूं, अदर रिसीवेबल्स, ये इंश्योरेंस ज्यादा पे किया हुआ है, इंश्योरेंस ज्यादा पे किया हुआ है 200। इसके अलावा रेंट 1500 मिलना बाकी है, रेंट 1500 मिलना बाकी है, अदर रिसीवेबल। इसके अलावा कोई और प्रीपेड नहीं है, कोई और प्रीपेड नहीं है हमारे पास। तो दैट मीन्स
ये वैल्यू हो गई 1700 और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी हमारे पास 35,550। 35,550 क्लोजिंग इन्वेंट्री। टोटल करते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा। 15,500 प्लस 35,000 प्लस 1,700 प्लस 35,550, 87,550, सॉरी 87,750, 87,750 प्लस 223,000, 310,750, ये हो गए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हो गए। अब इसको इक्वल करना है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से तो सर सबसे पहले इक्विटी, इक्विटी में ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल तो नोट कीजिएगा, ओपनिंग कैपिटल ये रहा 160,000। 160,000 एड प्रॉफिट। प्रॉफिट हमने निकाला है 53,050, 53,050। ये लीजिए 53,050 लेस ड्रॉइंग्स। तो सर ड्रॉइंग्स में हमारे पास सिर्फ रिकॉर्डेड ड्रॉइंग्स हैं, ये रही 25,000। सिर्फ रिकॉर्डेड ड्रॉइंग्स हैं 25,000। तो सर क्लोजिंग इक्विटी निकाल लेते हैं 160,000 प्लस 53,050 माइनस 25,000, 188,050। नॉन करंट लाइबिलिटी है, बैंक लोन है 6% बैंक लोन 40,000। 6% बैंक लोन 40,000। और उसके बाद सर करंट लाइबिलिटी है, तीन करंट लाइबिलिटीज हैं, तीन करंट लाइबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स, अदर पेबल्स। तो सर बैंक ओवरड्राफ्ट में भी एडजस्टमेंट है, ट्रेड पेबल्स में भी एडजस्टमेंट है, अदर पेबल्स में भी एडजस्टमेंट है। एडिशनल कैपिटल क्यों आएगा? एडिशनल कैपिटल कहां है यूसुफ? क्या वो कहीं अपने पैसे लेकर आया है साल के दौरान? क्या फैंस कहीं अपने पैसे लेकर आया साल के दौरान? जो उसने मोटर व्हीकल खरीदी है वो बैंक के पैसों से, बिजनेस के पैसों से खरीदी है। एडिशनल कैपिटल तो कहीं पे भी नहीं है। कहां लिखा है, किस इंफॉर्मेशन में लिखा बेटा कि वो लेकर आया? इज दिस राइट? ठीक है बेटा, चलें अब आप नोट कीजिएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट 27,450, 27,450 ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट था। 16,000 का चेक और दे दिया, 16,000 का चेक और दे दिया। 27,450 प्लस 16,000, 43,450 का ओवरड्राफ्ट बन गया। 43,450 का ओवरड्राफ्ट बन गया। ठीक हो गया। आगे देखिएगा, इसके बाद ट्रेड पेबल्स की बात करते हैं। इसके बाद ट्रेड पेबल्स की बात करते हैं। ट्रेड पेबल्स नोट कीजिएगा, ट्रेड पेबल्स 36,550, 36,550 के 36,550 के ऑलरेडी ट्रेड पेबल्स थे। 1950 के और बढ़ गए, 1950 के 36,550 प्लस 1950 सर 38,500 के ट्रेड पेबल्स हो गए। और सर अदर पेबल्स की बात करते हैं। अदर पेबल्स तो सर एक तो ये वाटर देना बाकी है 750, एक तो ये वाटर देना बाकी है, और इसके अलावा नहीं सर, इसके अलावा और कुछ भी देना बाकी नहीं है। इसके अलावा सब कुछ सेटल है। सर ये सिर्फ 750 का अदर पेबल आएगा। अब अगर मैं इसको टोटल करूं, नोट कीजिएगा 43,450
plus 38,500 plus 750, 82,700। अब मैं इन सबको टोटल करूं तो वैल्यू चेक कर लीजिएगा, 310,750। Yet another question with accrued prepaid balance. With accrued prepaid balance. तो आप मुझे बताएं, क्या ये सवाल क्लियर हो गया?